अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी खीर के साथ 4 डिफरेंट टाइप्स की पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाकर आपके दस्तरखान की रौनक और भी बढ़ जाएगी। तो इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डेली बनाने वाले आधा कप चावल को अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। इन चावलों को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीसकर एक साइड में रख देंगे और आधा घंटा पहले 2 टेबल स्पून साबूदाना को भी धोकर भीगने के लिए रख दिया था, जिससे ये साइज में डबल हो चुके हैं। और 100 ग्राम मावा लेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप हाफ कप मिल्क मेड या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध मैंने लो फैट ही लिया है। दूध बॉईल होने से पहले ही 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, ताकि जब ये दूध बॉईल होगा तो इसमें बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू भी आएगी। तो गैस की फ्लेम फास्ट रखकर ही इसे बॉईल आने देंगे। तो दूध को अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हमने जो चावल ग्राइंड किया था इसे डालेंगे। जैसे ही हम गर्म दूध में चावलों को डालते हैं तो इसमें लम्स पड़ने का डर होता है, इसीलिए गैस की फ्लेम बंद करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे यूं ही पकाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट में ये चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो चावल यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो साबूदाना भिगाया था इसे पूरा डाल देंगे। 150 ग्राम शक्कर डालेंगे। अगर आप मावा की जगह मिल्क मेड डाल रहे हैं तो शक्कर की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। अब मावा डालेंगे और मीडियम फ्लेम रखकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों को शक्कर डालने से पहले ही दूध में मिक्स कर लीजिएगा, जिसकी वजह से चावल जल्दी पक जाएंगे। अगर हम शक्कर पहले ही डाल देंगे तो चावल पकने में थोड़े टाइम लगेगा, इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से खीर रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर हम पूरियों वाली खीर बना रहे हैं, इसीलिए खीर को थोड़ा पतला ही रखिएगा। गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डालेंगे। तो खीर तो रेडी हो चुकी है। अब पूरी की तरफ चलते हैं। तो पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 3 टेबल स्पून घी डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह आटे में घी मिक्स करने से पूरी खस्ता बनती है, यानी क्रिस्पी बनेंगे। तो पूरी बनाने के लिए इस स्टेप को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे हमें घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब नीम गर्म पानी या दूध डालकर इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। हमें इसका डो थोड़ा हार्ड रखना है, यानी हम जो रोटी बनाते हैं उस डो से थोड़ा हार्ड ही रखेंगे। तो डो रेडी हो गया है। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पूरी बनाने के लिए इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। अब पूरियों के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। तो एक सूखे खोपरे की वाटी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखकर 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह चीज़ों को भूनने से पूरियों की शेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी, यानी हम इसे स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब 3 टेबल स्पून रवा डालेंगे। इसे भी 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो रवे का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसे सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह से भून लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वही डालिए। इसे भी 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लेंगे और फिर सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब 1 टेबल स्पून खसखस डालेंगे। 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे भी भून लेंगे और सेम बाउल में इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाए तो इसमें 4 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे
और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। तो एक फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी फिलिंग मावा की रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 3 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पूरी की सेकेंड स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। अब पूरियों में लेयर बनाने वाला एक पेस्ट बनाएंगे। तो बॉल में 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेंगे और सेम क्वांटिटी में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे, यानी घी और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी तरह का थिक पेस्ट होना चाहिए। अगर आपका पेस्ट थोड़ा पतला हो जाए तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें और मिक्स कर लीजिए। तो डो को भी आधे घंटे के ऊपर का रेस्ट मिल चुका है। डो के ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसके 3 पार्ट कर लेंगे। अब डो का एक पीस ले लेंगे और 5 इक्वल शेप के पेड़े बना लेंगे। अब इन 5 पेड़ों की हमें रोटी बना लेनी है। तो सूखा आटा लगाकर 5 रोटियां हम बेल कर रख लेंगे। इसी तरह सेम साइज की सारी रोटियां बेल लेनी है। तो 5 रोटियों को मैंने बेल लिया है। अब हमने जो घी और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाया था इसे रोटी पर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अब इस पर थोड़ा सी सूखा आटा छिड़केंगे। अब इस पर दूसरी रोटी रखेंगे और इस पर भी पेस्ट लगाएंगे। इसी तरह 5 रोटी को हमें पेस्ट लगाकर एक के ऊपर एक रख देना है। अब लास्ट वाली रोटी को इसी तरह सूखा आटा लगाकर कवर कर लेंगे। अब सूखा आटा लगाकर बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलते रहेंगे ताकि जितनी भी हमने रोटियां इस पर रखी हैं वो एक दूसरे को चिपके नहीं। तो बिल्कुल आराम से सूखा आटा लगा कर हमें इसे बेल लेना है। सारी रोटियों को बेलने के बाद इस पर भी पेस्ट लगाएंगे। इस तरह पेस्ट लगाने से इसमें बहुत ज़्यादा लेयर बनेंगे। पेस्ट लगाने के बाद इस पर थोड़ा सूखा आटा छिड़केंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे नीचे से फोल्ड करते हुए जाएंगे। फोल्ड करते वक्त हमें दोनों साइड से इक्वल ही रखना है जिससे इसका शेप भी इक्वल आए। बस एक बार रोल करने के बाद इसे रोल करते हुए लंबा नहीं करना है। साइड से भी इसी तरह प्रेस करते हुए इसे इक्वल साइज देंगे। अब इसे नाइफ से कट करना है। तो सबसे पहले इसे इक्वल शेप देंगे, यानी कटने में हमें आसानी हो जाए और हमें एक ही क्वांटिटी की मिले। अब इसे नाइफ से इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कट करते जाएंगे। इसी तरह नाइफ से हल्के हाथ से इसे कट कर देंगे जिससे इसका शेप भी खराब नहीं होगा। तो कट करने के बाद टोटल 7 पीस बने हैं। अब इन्हीं डो से मैं 3 शेप की पूरियां बताऊंगी। तो 3 मैंने अलग रख दिए हैं और 4 अलग। तो जो मैंने 4 डो रखे हैं इसे फिर से बीच से कट कर लेंगे, यानी इसके टोटल 8 पीस कर लेंगे। याद रखिए कि हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से कट करना है ताकि इसका शेप बिल्कुल भी खराब ना हो। तो अब इसके 8 पीस हो चुके हैं। तो 4 पीस को हम इस तरह हल्के हाथ से लंबा शेप देंगे और 4 को यहीं गोल रखेंगे। अब जिस डो को हमने लंबा शेप दिया था इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर हाथ से प्रेस करेंगे और बेलन लेके इसी तरह लंबे शेप में इसे एक रोल कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलन से बेलेंगे और इसका साइज भी यूं ही थिक सा रहेगा। तो इसी तरह चारों पूरियों को बेल कर रख लेंगे। तो चारों पूरियां बेल चुकी हैं। अब इसे एक प्लेट में रख लेंगे। अब जो गोल शेप रखा था हमें इसे गोल शेप ही देना है। तो सूखा आटा लगाकर इसे भी बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेंगे। इस पूरी को भी हमें ज़्यादा नहीं बेलकर पतला करना है, यानी थिक ही रखना है। बेलने के बाद देखिए इसी तरह से इसके लेयर दिखने चाहिए, तो ही फ्राई करने के बाद इसमें लेयर बनेगी। तो चारों पूरियों को इसी तरह बेल कर रख लेंगे।
अब इसे भी प्लेट में रख लेंगे। अब जो 3 डो हमने रखे थे इसे हाथ से प्रेस करेंगे, थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, इसे भी पूरी की शेप में हल्के हाथ से बेलेंगे। बस हमें इसमें इतना ध्यान रखना है कि साइड से हमें इसे पतला रखना है और बीच से थोड़ा मोटा, क्योंकि हम इसमें स्टफिंग करने वाले हैं, इसीलिए साइड से इसे थोड़ा पतला बेलेंगे। अब इस पूरी को हम मावा से स्टफिंग करेंगे, तो मावा को भी हल्के हाथ से एक गोल शेप दे देंगे और इसे पूरी पर रख देंगे और इसे राउंड शेप में फोल्ड कर देंगे। जिस तरह हम आलू पराठे की स्टफिंग करते हैं सेम उसी तरह स्टफिंग करके इसे फोल्ड कर देंगे। अगर फोल्ड करते वक्त आटा थोड़ा सख्त लगे तो इस पर थोड़ा सी उंगलियों को पानी में डिप करके इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ताकि डो अच्छी तरह से चिपक जाए और मावा भी फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। इसे खाजा भी कहते हैं। तो इसी तरह बाकी के भी रेडी कर लेंगे। मैंने आधा किलो डो के 3 पार्ट किए थे, तो यहाँ पर मैंने एक ही पार्ट के डो से 3 पूरियाँ रेडी की हैं। अब डो का 2 पार्ट बचा हुआ है, तो एक पार्ट से आप सेम इसी तरह से पूरियाँ रेडी कर लीजिए, जिससे सेम टाइप की पूरियाँ और एक्स्ट्रा बन जाएगी। तो आधा किलो डो में से 2 पार्ट इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो आप जैसे ही सारी पूरियों को बनाकर रखने वाले होंगे तो इस पर एक सूखा कपड़ा ढक दीजिए, ताकि पूरियाँ ड्राई ना हो जाएं। अब हमारा जो लास्ट डो बचा है इससे भी पूरियाँ बना लेंगे, इससे भी छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे। तो लास्ट डो से भी 6 पेड़े बन चुके हैं। अब सूखा आटा लगाकर इसे भी पूरियों की तरह बेल लेंगे। अब इसमें जो खोपरे वाली स्टफिंग हमने बनाई थी इसे डालेंगे, तो इसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब उंगली को पानी में डिप करेंगे और आधे साइड पर इसे लगाएंगे। अब इसे आधा फोल्ड कर देंगे, यानी गीले वाले साइड को नीचे रखेंगे और सूखे वाले पार्ट को उस पर डाल देंगे और इसी तरह उंगली से इसे प्रेस करेंगे। दोनों पार्ट अच्छी तरह से स्टिक हो चुका है। अब इसे थोड़ी डिज़ाइन दे देंगे, तो इस तरह उंगलियों से इसे डिज़ाइन देते जाएंगे। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो किचन में नए हैं उन्हें बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसे बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। बस इसे नीचे से उठाते रहना है और फोल्ड करते रहना है। लास्ट में भी इसे इसी तरह फोल्ड करके इसे ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे, जिससे इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो ये भी पूरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ रेडी करके रख देंगे और इस पर एक कपड़ा डाल देंगे, ताकि ये ड्राई ना हो जाए। फिलहाल यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही पूरी बनाई हैं। अगर आप सारी पूरियाँ एक ही साथ में रेडी कर रहे हैं तो इस पर कपड़ा ज़रूर ढकिएगा। तो पूरियाँ सब रेडी हो गई हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। तो पूरियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और स्लो फ्लेम में ही एक एक करके डालेंगे। जैसे ही हम इसे पैन में डालेंगे तो स्पून से इस पर ऑयल को डालते रहेंगे, जिससे इनकी लेयर खुलेगी। याद रखिए कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और हमें इसे स्लो से भी स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनकी लेयर भी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इसे स्लो फ्लेम पर आहिस्ता से ऑयल डालते रहेंगे। देखिए इसकी लेयर खुल रही है। इसे मावा खाजा भी कहते हैं। तो इसे इसी तरह फ्राई करिएगा। ऑयल अगर ज़्यादा भी गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम 1-2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए और 2 मिनट बाद इसे फिर से ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसे फ्राई करते वक्त ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने के लिए, जिससे इनकी लेयर भी अच्छी बनेगी और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसी तरह इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इनका कलर चेंज हो चुका है। इसे फ्राई करते हुए मुझे 12 से 15 मिनट लगे हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं और इनकी लेयर भी देखिए कितनी सारी बनी है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब दूसरी पूरियाँ रेडी करेंगे। तो इन पूरियों को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है फ्राई करने के लिए, 5 से 6 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, लेकिन इन्हें भी हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस पूरी पर भी इसी तरह तेल डालते रहेंगे। याद रखिए कि अगर पूरियों को हमें क्रिस्पी बनाना है तो इसे इसी तरह स्लो फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे।
जिससे पूरियों का कलर भी डार्क नहीं होगा और ये ज़्यादा खस्ता भी बनेंगे। इसी तरह टर्न करते हुए इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इनका भी कलर चेंज हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से इसकी भी लेयर अच्छी आई है, तो इसे भी निकाल लेंगे। बाकी की पूरियाँ इसी तरह फ्राई करेंगे। अब गोल वाली पूरियाँ डालेंगे, इसे भी स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इसी तरह चम्मच से इस पर ऑयल डालना है। इसे भी फ्राई होने के लिए 7 से 8 मिनट ही लगेंगे। तो ये पूरियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। माशाल्लाह से इनकी लेयर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसे भी निकाल कर रख लेंगे और इस टाइप की इसी तरह पूरियाँ फ्राई करेंगे। अब खुपरे वाली पूरी फ्राई करेंगे, तो इसे भी स्लो फ्लेम पर इसी तरह फ्राई करना है। इस पर ऑयल डालने के लिए स्पून ज़्यादा शार्प मत लीजिएगा, वरना इससे पूरी फट भी जाती है। तो इस पर ऑयल डालने के लिए चम्मच को थोड़ा दूर ही रखिएगा। तो टोटल 7 से 8 मिनट में ये भी फ्राई हो जाएंगे। हर पूरियों को फ्राई करने का अलग अलग मेथड है, तो इन सबको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसी तरह इसे फ्राई करिएगा। तो यहाँ पर भी पूरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरह का गोल्डन लाइट कलर होना चाहिए, तो इसे निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से सारी पूरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। बस इसे फ्राई करने के बाद खुले में रखिएगा। पैन के नीचे इसे ठंडा कर लीजिएगा, जिससे ये क्रंची ही रहेगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, तब ये क्रंची ही रहेंगे। देखिए खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। पूरियों के लिए खीर इसी तरह पतली होनी चाहिए। आप इसे ड्राई फ्रूट्स और रोज से गार्निश करिए। ये दिखने में और खाने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो इस टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।